जी को क्या है ना कि हिंदू वोटर्स आपको वोट करेंगे, जो भी कट्टर रहेंगे वो अधिक एजुकेटेड हैं, जो धर्म के नाम पर वोट नहीं करते, योगी जी को नहीं वोट करेंगे जैसे मोदी जी को वोट कर रहे हैं। और जिस धर्म से हम हैं वो भी जरूरी है, और पूरे विश्व में एक ऐसा देश तो हो जो खुल के कह सके कि हाँ भाई हम हिंदूवादी देश हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा राहुल गांधी जी के बारे में। कुछ लोग उनको आने वाला प्रधानमंत्री देखते हैं। अभी आम आदमी पार्टी में एक अवध ओझा जी, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? झारखंड में एक परिवार में 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर में किन्हीं के पास स्मार्टफोन तक नहीं है। तकलीफ आती होगी, स्ट्रगल आता होगा कि इतनी कम उम्र में छोटे से गांव से आकर 100, 200, 500 करोड़ के मालिक हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आपकी क्षमता को थोड़ा कम आंकते होंगे। लेकिन नेता लोग ऐसे होते हैं भाई, पता चलता है उन्हें कि इससे मुझे फायदा है और इससे काम है। बहुत तो ये क्या बोलते हैं, शालीनता से वो आपसे रहा करें। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। जब भी चुनाव होते हैं तो हर किसी उम्मीदवार के जहन में बस एक ही बात होती है कि कुछ भी करके चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के पीछे बहुत सारे लोग अपने प्रयास करते हैं। तो उन्हीं प्रयासों में जो उन उम्मीदवारों को चुनाव जितवाते हैं, तो आज हमारे साथ हैं इलेक्शन फाइटर कंपनी के फाउंडर आशीष कुमार जी, जो कि झारखंड से हैं और बहुत सारे उम्मीदवारों को अभी तक चुनाव जितवा चुके हैं। सर का डिजिटल मीडिया का है, लोग सर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इलेक्शन कैंपेन को प्रमोट करते हैं। तो आज हम आशीष सिंह से जानेंगे कि उनकी रणनीतियां क्या रहती हैं, किस तरीके से वो उम्मीदवारों को हेल्प करते हैं चुनाव जितवाने में, और एग्जिट पोल इनके इतने ज्यादा सटीक कैसे रहते हैं, उसके ऊपर भी काफी चर्चा होगी। तो अगर आप कोई चुनाव प्लान कर रहे हैं या आप खड़े होने वाले हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको चाहिए कि कोई स्ट्रेटेजिस्ट आपको हेल्प करे इसमें कि भाई मुझे इस लोकेशन से या इस विधानसभा से चुनाव जीतना है, तो आप आशीष सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो में आप पूरी स्ट्रेटेजी को समझ भी सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आशीष भाई, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? जी नमस्कार दुरु जी, मैं बढ़िया हूँ। तो सर हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। पहले तो सभी आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आपसे जुड़े हों और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट के जरिए पूरी देश दुनिया के बारे में जान रहे हैं। बेसिकली मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और मैं झारखंड से एक छोटे से जिला है गिरिडीह, और उसका एक छोटा सा गांव जो कि जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, झलगड़िया गांव नाम है। वहाँ से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है स्टार्टिंग में तो गांव से हुई, उसके बाद फिर जिला मुख्यालय में एक गिरिडीह कॉलेज है, ठीक है, जहाँ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी पढ़े हुए हैं जी, ठीक। उसी कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की और मैंने मास्टर्स किया हुआ है लिटरेचर में। बाकी बात उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग की अपनी जर्नी शुरुआत की, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग से फिर हम लोग न्यूज एजेंसी में भी अपना है और मैंने काम भी किया उसमें। उसके बाद लगभग 6-7 सालों से हम लोग पॉलिटिकल कैंपेन का काम करते हैं और उसके बाद फिर अब लगभग 5 साल से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और देश के कई राज्यों में कई विधायकों और सांसदों के लिए हमने काम किया है और उनका रणनीति को तैयार कर कर उन्हें जिताने का काम भी किया। बहुत बढ़िया। तो सर ये जो काम है आसान नहीं है, जितने आसानी से आपने बता दिया कि हम लोग रणनीति तैयार करते हैं और विधायकों को, सांसद को आपने जितवाया भी है उनकी सीट से, लेकिन आप विश्वास माने एक विधायक या एक सांसद अपना सब कुछ दांव पे लगा के चुनाव लड़ता है, जहां तक मुझे उम्मीद है, और पूरी कोशिश करता है जीतने की। मैं भी कुछ एक विधायकों को जानता हूं जो हमारे यूपी से रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल अपना घर बेच के चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं और आए भी हैं और जनता के लिए काम भी किया है, ठीक है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार या आने वाले चुनाव जो भी होने वाले, दिल्ली में होने वाले हैं और आपकी लोकेशन पर झारखंड में भी होने वाले होंगे, झारखंड में हो चुके, खत्म हो गए। तो जो भी चुनाव अभी होने वाले थे, दिल्ली में चुनाव की पूरी एकदम गर्मा गर्मी है, ठीक है, कि अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे या बीजेपी सत्ता में आएगी, क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस का तो उतना कोई इसमें अभी योगदान आ नहीं रहा है। तो अभी आपने देखा होगा आपके इधर यूपी से एक बहुत नाम है अवध ओझा जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। तो हम शुरुआत करते हैं कि आप इसको करते कैसे, प्लानिंग आपकी पूरी रोड मैप क्या रहता है स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे?
देखिए, पहली बात तो इलेक्शन मैनेजमेंट जब होता है तो जो भी रणनीतिकार होते हैं वो क्या करते हैं कि दो तरह से काम करते हैं। पहला होता है कि भाई कि जो पार्टी है उस पार्टी के लिए पूरे राज्य में या देश में पूरा कैंपेनिंग का जिम्मा लेते हैं। लेकिन हमारा काम क्या होता है कि हम लोग इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए काम करते हैं। ओके। जैसे कोई विधायक हो गए हैं, कोई सांसद हो गए हैं, ठीक है, अब उनको चुनाव लड़ना है तो हम लोग इंडिविजुअल उनके लिए पास जाकर उनका पूरा पहले बैकग्राउंड को समझते हैं कि भाई आपने पास्ट में क्या क्या काम किया है और आपको क्या करना चाहिए था, किस क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में वोटर कैसे काम कर रहे हैं, A to Z हम लोग उनके बारे में पहले रिसर्च करते हैं। ठीक है। और रिसर्च करने के बाद फिर हम लोग उनका 360 डिग्री पूरा कैंपेन को तैयार करते हैं। ठीक है। और बेसिकली उस कैंपेन में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पहले उस विधानसभा के अंदर क्या सभी वोटर्स उन्हें जान रहे हैं या फिर नहीं जान रहे हैं। अगर जान रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए और उनका विजन क्या है उस क्षेत्र के लिए, वो विजन जनता तक कैसे पहुंचे, जनता की क्या समस्या है, वो समस्या उन तक कैसे पहुंचे, ठीक है, उस समस्या का समाधान कैसे करें, और क्या नया समस्या जो है कि भविष्य में पैदा हो सकती है उसको पहले ही ना होने दें, भ्रष्टाचार को कैसे कम कर सकते हैं, वो आए तो पूरे क्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ेगा। उनमें से हम लोग तरह तरह का रणनीति बनाकर और बहुत ही तरीके से, मान लीजिए आप सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, सर्वे हो गया और अन्य भी स्रोतों से हम लोग वो एक दोनों से कनेक्ट करते हैं एक वोटर्स को एक उम्मीदवार से, चाहे वो विधायक के हो या फिर सांसद के हो। तो इसमें सोशल मीडिया का बेहद रोल रहता है एक इलेक्शन में। पहले तो नहीं रहता था, पहले लोग पर्चे बंटवाते थे और अपना वो एक माइक से गलियों में भोप लगता था और वो गाड़ी घूमती थी कि ये हमारे खड़े हो रहे हैं, तो वो तो ओल्ड पैटर्न हो गया। लेकिन अब इलेक्शन कैंपेन जो है सोशल मीडिया पर ज्यादा आधारित हो गया। तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? मतलब मैं प्लेटफॉर्म को लेके पूछ रहा हूँ, जैसे यूट्यूब भी हो गया, फेसबुक भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया। तो हमारे जो झारखंड से उम्मीदवार रहते हैं उनको थोड़ा सा इसकी नॉलेज बहुत कम रहती है डिजिटल का, तो आप तीनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ प्रमोट करते हैं या सिर्फ एड कैंपेन, स्पॉन्सर्ड एड चलाते हैं, या ऑर्गेनिक रीच भी बढ़ाते हैं, पॉडकास्ट भी करवाते हैं, लाइव भी करते हैं और टीवी पे भी लेके जाते हैं? थोड़ा सा सारी सर्विसेज को थोड़ा सा एलैबोरेट करिए प्लीज। देखिए, हमारा जो सर्विसेज है 360 डिग्री इसको आप मान के चलिए। ओके। अब स्टार्टिंग क्या आपने बोला कि भाई कि सोशल मीडिया का तो इम्पैक्ट तो है, लेकिन अभी मान लीजिए जैसे हम लोगों ने झारखंड में पूरा काम किया। अब झारखंड में ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब 30 से 32 विधानसभा आप ऐसे ले लीजिए ना कि जहाँ पे टाउन का एक नामो निशान नहीं है, मतलब वो शहरी क्षेत्र में नहीं आते। अब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट 100% आने वाले 30 सालों के बाद ही नजर आएगा। लेकिन अभी भी आप दिल्ली को छोड़ दीजिए या दिल्ली के भी कई इलाकों में आप जब प्रचार करने जाइएगा तो पता चलेगा कि भाई कि ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। और जब आप झारखंड में जाइएगा ना तो झारखंड में कई आदिवासी इलाके हैं कि घर में तक पूरे, मतलब एक परिवार में 6 मेंबर हैं तो 6 मेंबर में किसी के पास स्मार्टफोन तक नहीं। और लगभग 70% लोग मान लीजिए कि अभी भी सोशल मीडिया से अछूते हैं। ठीक है, मतलब आजकल के वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो अबव 30 हैं, 40 हैं, वो सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो हम लोगों का जो 360 डिग्री स्टार्ट होता है, तो पहला आपने बोला कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे फेसबुक कैसे उनका चले, इंस्टाग्राम कैसे चले, यूट्यूब कैसे चले, उसमें एड कैंपेन कैसे चले, ऑर्गेनिक खुद ब खुद लोगों तक कैसे पहुंचे, वो टीवी में क्या उनका इंटरव्यू होगा, वो क्या बाइट देंगे, किन मुद्दों पर देंगे, एक क्षेत्र में कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, ये आप डिजिटल से जब आगे आते हैं फिर हम लोग फिजिकल में आ जाते हैं, ऑन ग्राउंड में। तो ऑन ग्राउंड में चुनाव आज है तो उससे 6 महीने पहले हम लोग तैयारी करते हैं। हमारे जो सर्वे की टीम होती है वो घर घर जाती है कि भाई आपकी पॉपुलैरिटी है या नहीं, आप जिस पार्टी से हैं। तो क्या होता है ना कि भाजपा से आए तो भाजपा से 10 उम्मीदवार हैं, अब टिकट तो एक को ही मिलेगा। तो 6 महीने पहले से आप कैसे काम करें, क्या आपको हर लोग जान रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल। पार्टी में आपका क्या पकड़ है, पार्टी के कार्यकर्ता आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये सारा हम लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके कैंडिडेट को रिपोर्ट करते हैं
अब फिर उसके बाद अगर सही में अच्छी पकड़ है सब जगह तो ठीक बात है, अगर पकड़ नहीं है तो फिर हम लोग ऑन ग्राउंड हर कोई चुनाव से आपको 5 महीने 6 महीने पहले कैसे जाने हर आदमी, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई कि बरसाती मेढक में आप आए, चुनाव में आए और फिर चुनाव लड़े, जीते या हारे, बस उतना तक सीमित नहीं है। 6 महीना पहले से ही काम चालू होगा और हर कोई आपको कैसे जाने ये हम लोग तय करते हैं, ताकि जब पार्टी आपको टिकट देने के लिए सर्वे करवाए ना तो आपका नाम सबसे ऊपर हो। अब क्या है कि पार्टी द्वारा टिकट मिले या फिर निर्दलीय को कैंडिडेट रहे, तब उनके लिए हम लोग चुनाव प्रचार में पर्चा छपेगा तो पर्चा में क्या लिखा होगा, आपका किस विजन से इस क्षेत्र में आकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भी विजन है हर एक जनता तक कैसे जाएगा, और वो जनता को सभी को मॉनिटरिंग जो होगा वो मॉनिटरिंग कैसे करेगा। अब क्या है कि भाई कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक आदमी और 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वोटर हैं, तो सभी को तो आप एक एक करके गाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए पूरा जो टीम होता है वो मैनेजमेंट के लिए वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसमें से कौन सा प्रचार गाड़ी कहाँ पे घूमेगी, प्रचार गाड़ी में कौन सा बैनर लगेगा, कौन सा स्लोगन लगेगा, आप कौन से पंचायत में या फिर कौन से गांव में या कौन से प्रखंड में जाइएगा तो उस गांव का क्या समस्या है। अब भाई 400 गांव है आपकी विधानसभा में, तो आपको याद तो रहेगा नहीं, हर दिन 10 जगह जाना है। सही बात है। तो हमारी जो टीम रहती है वो सारा पहले प्रिस्क्राइब कर देती है कि भाई कि आप इस गांव में जा रहे हैं, इस गांव में प्रमुख लोग ये हैं, प्रमुख इस जाति के लोग रहते हैं, प्रमुख ये समस्या है, तो आप उस प्रकार से भाषण दे रहे हो वहां पे। तो सारा मैनेजमेंट कि भाई आप ये चुनाव के जो 15 दिन रहते हैं बस आप अपना चेहरा दिखाइए और क्या बोलना है बस जाके आप अपने मुंह से बोलिए, बाकी बात बैकएंड का आप चुनाव में जो भी देखते हैं, ठीक है। अभी आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में देख रहे होंगे कि भाई कि हर महिला को 2100 हर महीने मिलेंगे, पूरा पोस्टर बैनर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल ने तो टैगलाइन नहीं सोचा होगा, उनकी एक पीआर टीम होगी, उन्होंने सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह विधानसभा के चुनाव में हर एक छोटी छोटी चीज, यहाँ तक कि अगर आपके 100 कार्यकर्ता हैं तो 100 कार्यकर्ताओं को क्या काम करना है, कैसे वो हर घर तक जाएंगे, हर घर में जाने के बाद उनसे क्या बात करेंगे, आपके लिए कैसे कन्विंस करेंगे, क्या कन्विंस हुए या नहीं वो आपको कौन रिपोर्ट करेगा, वो सारा जिम्मा हमारा है। अच्छा। A to Z। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया आपने। हम लोग जब भी कोई भी कैंडिडेट को क्या करेंगे वो समझाते हैं तो 6 घंटा का ब्रीफ रहता है भाई कि 6 घंटा का प्रेजेंटेशन है, तो एक विधानसभा में बतला सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग काम कैसे करेंगे सो है। और काम करने में तो 15 दिन में लगभग 50 से 100 लोगों की टीम लगती है और पूरा काम करते हैं। अच्छा, तो एक आपको मुझे लगता है कि एक तकलीफ आती होगी, स्ट्रगल आता होगा कि इतनी कम उम्र में एक छोटे से गांव से आकर और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को समझाना, उनको कंसल्ट करना, उनको रोड मैप देना, जो 100 200 500 करोड़ के मालिक हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आपकी क्षमता को थोड़ा कम आंकते होंगे। बिल्कुल। क्या ये आपके सामने ये समस्याएं आती हैं? नहीं, शुरू में अब तो काफी समय हो गया, 6-7 साल से मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो शुरू में तो जो आपने बोला कि कठिनाई काफी नहीं, बहुत ही ज्यादा कठिनाई आती थी कि भाई एक नन्ना सा, एक नहीं होता है कि नन्ना सा बालक, भाई तुम्हारी जितनी उम्र नहीं। और ऐसे एक वाक्य में बताना चाहूंगा कि एक चुनाव था और विधानसभा का चुनाव था। अच्छा। तो एक बड़े पार्टी के सो-कॉल्ड आप ये कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के एक विधायक थे, विधायक जी पास हमारी टीम गई। और जब टीम गई तो क्या होता है ना कि भाई कैसे कैंपेन होता है, कौन कैंपेन करेगा। तो एक्चुअली जो हमारी कंसल्टिंग टीम है वो सारे हमारे एज से अधिक है, 30 साल 40 साल 50 साल के हैं। और जब वो अब दिखाए कि भाई आपके लिए कौन पूरा रणनीति को तैयार करेगा, तो जो एक होता है हमारा पोर्टफोलियो कि देखिए ऐसा कर चुके हैं, ये ऐसा आपके लिए करेंगे। तो उनका एक स्टेटमेंट था कि जितना ये आपका फाउंडर का एज नहीं है ना, उतना हमारा राजनीतिक करियर है। तो अब मेरा इतना दिन तो खराब नहीं आ गया कि हम इनसे अब सीखें कि कैसे हमको राजनीतिक करना है। तो उनका कहना भी सही था, बहुत अनुभवी आदमी थे। तो अब क्या हुआ कि थोड़ा सा हम लोग तो यंग जनरेशन का है, तो ईगो तो वैसे नहीं है, बट उस टाइम क्या दिमाग में चला, थोड़ा ईगो भी आ गया। तो हम लोगों ने वहाँ एक अच्छे खासे प्रत्याशी थे जो क्षेत्र में काम कर रहे थे। और तो फिर वो निर्दलीय थे, तो हम लोगों का मन में ऐसा ही कुछ आया भाई कि पैसा लें नहीं लें, और बिना पैसे लिए
मैं कभी मिलवाऊंगा भी उनसे। बिना पैसे लिए हम लोगों ने एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए कैंपेन किया। दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार भी निर्दलीय लड़े थे, हार गए थे, दूसरी बार चुनाव लड़े। और एक 10 साल से जो विधायक थे जी, ठीक है, पूरा कैंपेन उनको, वो खुद ही, उनकी बहुत सारी बाइट्स हैं, इंटरव्यूज में है कि डायरेक्टली वो कहता है कि हमें चुनाव लड़ना नहीं आता था। भली बात ही वो आर्थिक स्थिति से संपूर्ण रूप से अच्छे थे, लेकिन पूरा जिम्मेवारी वो हमें देते हैं क्रेडिट। और बात तो पहला एक साल बीत गया, और जब चुनाव हम लोग पूरा मैनेजमेंट किए हैं, कैंपेन किए हैं, और चुनाव का नतीजा ऐसा है कि जिन्होंने ये वक्तव्य कहा था ठीक है, उन्हीं को पछाड़ के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली थी। क्या बात है। और जो एक वक्तव्य बोले वो दूसरे नंबर पे थे। और बातों तो उन्हें तो पहले से ही पता था, कैंपेन जब हम लोग कर रहे थे कि भाई कि जिस टीम को मैंने ये ऐसा बोला है, ऐसा कमेंट किया उसके बारे में, वही कैंपेन कर रही है। तो हम लोगों का फिर मतलब रेपुटेशन का बात था, तो हमने अपनी टीम की सबसे अच्छे लोगों को वहाँ पे लगाया, चुनाव को जितवाया। अब यही बात आई ना कि भाई कि कम एज में है तो आपको ऐसा स्ट्रगल तो करना होता है। तो स्ट्रगल मैंने वैसा किया, लेकिन जैसे ही चुनाव जीते ठीक है, अब क्या है कि उसके बाद 2 महीने 3 महीने जब एक चुनाव का माहौल शांत हुआ, वो भी पार्टी के हैं, तो वो जब कार्यालय में आए ठीक है, और हम भी कहीं मिल जाए, तो अब वही कैंडिडेट हमें रिकमेंड्स करते हैं दूसरे जगह कि भाई इनसे अब चुनाव अगर लड़ रहे हो तो इनसे ऐसा काम करवा लीजिए। और दूसरा बात क्या है कि जब हमारा एक और रूल है कि जिस विधानसभा या लोकसभा में हम एक कैंडिडेट के लिए काम करते हैं, तो उस विधानसभा में चाहे मुझे पैसे मिले नहीं मिले, तो उस विधानसभा में हमारा एक ही कैंडिडेट रहेगा। अच्छा। अब तो क्या है कि पहले वो कैंडिडेट्स के लिए हम जुड़ चुके थे, उनको विधानसभा तक पहुंचा चुके थे, और हमारा हर गाइडलाइंस को मानते थे, तो उसको छोड़ना तो अब हमारे लिए मतलब पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं इसका। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अभी जो इन्होंने मना किया था, वो आज रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कि हम लोगों के लिए भी काम आप कीजिए। अच्छा, आपका एक किस्सा मैंने सुना है, और हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे हमारी टीम, तो उन्होंने बताया कि आपने अभी झारखंड में चुनाव में करीब जो है 32 उम्मीदवारों के लिए काम किया था, जिसमें से कोई 28 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन जीत गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या थी, और आपने किस तरीके से ऑन ग्राउंड उनके लिए मेहनत करी कि वो उम्मीदवार जीत पाए, और उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, झारखंड मेरा गृह राज्य, हाँ, और उस राज्य से मैं भली बात ही हर एक क्षेत्र से, हर एक गांव, एक कस्बा से परिपूर्ण अवगत हूँ पहले से। तो चुनाव में तो हम लोग का प्लानिंग था कि भाई कि 81 विधानसभा में 81 कैंडिडेट के लिए हम लोग काम करें। लेकिन क्या है ना कि हमारी टीम जो है उतनी बड़ी है नहीं कि भाई कि 5,000 10,000 लोग काम करने में उतने लगेंगे। एक छोटी सी टीम है हमारी, तो मुश्किल से हम लोग 31 तक पहुंच पाए, और 31 तक पहुंच के हम लोग काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। रणनीति हमारी हर कैंडिडेट के हिसाब से होता है। ओके। क्योंकि हम लोग जेएमएम के लिए भी काम करते हैं, बीजेपी के लिए भी काम करते हैं, कांग्रेस के लिए भी काम किए, ठीक है, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भी काम किए, ठीक है, जिनके लिए भी काम किए, तो हार कर भी जो 4 जो हार गए ना, हार कर के भी जीतने वाली हाल हो गई, चर्चा उनका और भी। रणनीति हमारा आप यह कह सकते हैं कि कैंडिडेट के जो कार्य किए गए थे पहले जी, सबसे पहला उस कार्यों को, पहले क्या होता है ना झारखंड में कि एज एग्जांपल अभी झारखंड में मैया सम्मान योजना चला, ठीक है, तो बहुत जगह ऐसे कैंडिडेट है कि काम तो बहुत अच्छे किए, ठीक है, विधायक रहे, लेकिन अपने मैया सम्मान योजना के आने से उनके सारे जो काम है अच्छा काम वो धरा का धरा रह गया, और फिर वो कोई मान लीजिए जेएमएम का ही कैंडिडेट है वो जीत गए। अच्छा। बहुत जगह ऐसा हुआ कि भाई बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ पे विधायक है और अच्छा काम नहीं हुआ एकदम, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एकदम अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी जेएमएम के जो वहाँ कैंडिडेट हैं वो इन बातों को जनता तक ना पहुंचा पाए अच्छे से, ना ही जनता को समझा पाए, ठीक है, तो क्या वो चुनाव हार जाता है। तो हमारा काम ये रहता है कि A to Z को जो आपका हायर थिंग्स है कि जो आप अच्छे से दिखा सकें लोगों को, जो आपके और
वोटर्स को आकर्षित करता है। तो सभी चीज़ों को हम लोग वोटर्स तक पहुंचाने का मुख्यतः इलेक्शन में ही काम है कि भाई कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक आम ये बहुत अच्छा आम है और ये 2 रुपए किलो है, तो लोग को जानना चाहिए कि भाई आम भी अच्छा है, खाने में मीठा भी है और 2 रुपए किलो भी है। सही बात है। तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि यही चूक जाते हैं, वो अपने लावा लश्कर के पीछे रहते हैं, कोई मॉनिटरिंग चीज़ों का नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। गए रैली में 100 भीड़ आ गया तो उन्हें लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अब जब ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग जाते हैं ना, तो पता चलता है कि भाई ये तो बहुत अलग है। वहाँ पे तो कोई लोग अगर क्या बोलते हैं सोशल मीडिया नहीं चलाता है, बाजा में मान लीजिए जो होता है प्रचार गाड़ी घूम रही है पूरी विधानसभा में। अब क्या है कि एक महिला है, उसको 10 कैंडिडेट हैं तो 10 लोगों का आवाज सुनाई दे रहा है। अब आप समझिए कि जो महिला साइन नहीं कर पाती है, हस्ताक्षर नहीं कर पाती है, अनपढ़ है, क्या उनको 10 लोगों का नाम याद रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम लोगों का काम रहता है कि भाई कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं और जो उस परिवार के लिए उनका विजन है, तो हमारी टीम ऐसी मॉनिटरिंग करती है कि उस परिवार तक जाके उस विधायक के बारे में या फिर जो उस विधायक के बारे में हो पूरा A to Z बताना, और आपकी और कैसे आकर्षित हो और आपको वोट देने को कैसे तैयार हो और वोटिंग के दिन वो पोलिंग तक कैसे पहुंचे। तो ये पूरी जिम्मेवारी हमारी टीम की होती है। लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि देखो इलेक्शन सही उम्मीदवार जीते, अगर वो सही उम्मीदवार जीतेगा तो बेसिकली काम करेगा देश के लिए, और जो भी हमारा जो रणनीतियां हैं या जो भी नई पॉलिसीज आनी है उन पर भी वो ध्यान रखेगा। जो भी हमारे कानून व्यवस्था है या पुलिस प्रशासन है उसको भी ठीक तरीके से रखेगा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ इस टाइप बोल सकते हैं कि जिन पर धाराएं लगी हुई हैं, केसेस चल रहे हैं बहुत सारे, और वो भी आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और अपनी पावर दिखाने के लिए। तो इस टाइप के कैंडिडेट्स या क्लाइंट्स को आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि भाई वो आप काम कर रहे हो बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से, एक कॉर्पोरेट कंपनी जिस तरीके से काम करती है, और उनको आदत पड़ी हुई है बाहुबली वाली कि भाई हमारा दबदबा है, लोग डर के देंगे वोट, नहीं तो सबको मारेंगे, सबको काटेंगे टाइप से। तो उस कंडीशन में आप कैसे हैंडल कर पाते हो? देखिए क्या है ना कि जैसे हम लोग कुछ करते हैं तो कैमरे के आगे जो राजनीतिक रहते हैं, जो नेता रहते हैं, उनका हाव भाव और बैकएंड से उनका हाव भाव बहुत अलग रहता है। अच्छा, क्या है ना कि जो बाहुबली भी हैं और बहुत कड़क आवाज में आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो कोई जनता से मैं ये बात कर रहे हैं या कोई नॉर्मल पीपल से बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता है अच्छे तरीके से नहीं बात करें। लेकिन नेता लोग ऐसे होते हैं कि भाई पता चलता है उन्हें कि इससे मुझे फायदा है और इससे काम है, तो बहुत तो ये क्या बोलते हैं शालीनता से वो आपसे व्यवहार करेंगे। अच्छा। और दूसरा होता है कि हम लोग की एक पॉलिसी है कि भाई कि हम लोग काम तो सभी कैंडिडेट के लिए करते हैं। अभी आपने बोला कि भाई कि उस पे मान लीजिए मर्डर केस की धारा हो लगी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अपराध उसके ऊपर सिद्ध है कि कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, तो हम लोग क्या है ना कि काम उसके लिए करते ही नहीं। अच्छा। लेकिन क्या है ना कि आप जान रहे हैं कि जो राजनीतिक में है तो 100 फर्जी मुकदमे तो उनके ऊपर रहना है। सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो हम लोग पहले एक चीज इजाज कर लेते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं कि भाई इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन कैंपेन तो करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आज तक 7 साल में मैंने बहुत से नेताओं को जीत हासिल करवाई है। तो अब क्या होता है कि बहुत से हम लोग एक ही विधानसभा एक विधानसभा से 3 उम्मीदवार वो कांटेक्ट करेंगे, भाई आप मेरे लिए काम कीजिए। और क्या है कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इसमें जैसे हमारा जो बोलने का तरीका है, वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है, तो थोड़ा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो और प्रीफेयर लोग हम लोगों को करते हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं अगर 3 कैंडिडेट आ रहे हैं, वो 3 कैंडिडेट में अधिक विजनरी कौन है, अधिक योग्यता कौन रखते हैं। पहले वो क्या है कि भाई कोई करोड़ों रुपया कमा लिया तो चुनाव में आ जा रहा है, तो क्या हम उसके लिए काम करें, या फिर जिनके पास 10 लाख रुपए ही है, पैसे हैं, बिल्कुल, और वो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्या उनके लिए काम करें। और क्या वो 10 लाख जिनके पास है वो जितने लायक हैं, काम किए हैं सर, तो हमारा काम रहता है कि भाई आपके पास 10 लाख रुपए भी है, आपने काम अगर पीछे किया है, तो चुनाव में क्या होता है कि आप अच्छे से अपने विजन को लोगों को समझाएं। बहुत सुना होगा आपने कि पैसे बढ़ते हैं बहुत चुनाव में, लेकिन कोई अगर अच्छा विजन लेके आ जाए, ठीक है,
अच्छा विजन लेके आ जाए और वो वोटर्स तक अगर पहुंच जाए, दिमाग में उनके घुस जाए, तो फिर वो बंदा भी चुनाव जीत सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 लाख वाले भी अगर अच्छा विजनरी है तो उनके लिए काम करेंगे, 1 करोड़ वाले के लिए काम नहीं करेंगे। दूसरा हम लोग का पॉलिसी कि भाई अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या है ना कि हम लोग तो सारा भी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। आपसे कह दिए कि भाई आप मुझे इनको वोट दे दो, हमारा बंदा गया या फिर आपके कार्यकर्ता गए, हमने उन्हें ट्रेनिंग दिया कि जाके आप इन्हें बोल दो कि आपके घर में मैंने कुआं बनवा देना है, चापाकल लगवा देना है, साफ पानी कर देना है, आपको बच्चों को मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा देना है। तो क्या जो चीज हम कमिटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम आपका रणनीति तैयार करते हैं तो पहले रणनीति तैयार करने के बाद मैंने सारा आपको दिखाया हुआ A to Z पूरा प्रेजेंटेशन कि भाई ये चीज हम आपके लिए जनता के बीच लेके जा रहे हैं, तो क्या आप चुनाव जीतने के कर पाओगे, कैसे करोगे, वो भी हम बतला देते हैं कि भाई आपको इस मिनिस्ट्री में जाना है, ये लेटर देना है, ये काम कैसे होगा। लेकिन क्या हमारे कहने पे चुनाव जीतने के बाद भी आप काम करोगे? तो जिनका हामी भरना होता है कि भाई हाँ अगर चुनाव जीतते हैं, जो भी हम जनता से वादा कर रहे हैं बिल्कुल वो काम करेंगे, तो फिर हम लोग उनके लिए पूरा कैंपेन करते हैं और उसी तरह से कैंपेन डिजाइन करते हैं कि भाई कि जो काम विधायक जीतने के बाद कर सकते हैं। मान लीजिए हर विधायक तो मंत्री नहीं बनेगा, सही बात, हर कोई पॉलिसी नहीं दे पाएगा, तो हम लोग वोटर्स के भी जब हमारी टीम जाती है ना तो वोटर्स को साफ करती है कि भैया ये विधायक जी है हमारे, अब ये विधायक जी क्या है कि मंत्री बनेंगे तो पॉलिसी में निर्णायक रहेगा, लेकिन ये विधायक जी आपका पुलिया बना देंगे, आपका सड़क बना देंगे, आपका घर तक पानी ला देंगे, आपका जो ऑफिसेस हैं उसमें करप्शन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत होता है तो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज कैसे क्या होगा, आपके बच्चे के जो स्कूल में पढ़ते हैं उसकी शिक्षा कैसे अच्छी हो सकती है, जो कॉलेज में पढ़ रहेंगे उसकी शिक्षा कैसे हो सकती है, वो सारा प्लान लेके जाते हैं हम लोग। तो आपको ऐसा लगता है क्या, जैसे एक जनप्रतिनिधि है और वो कोई भी XYZ और लगभग 100 करोड़ के मालिक हैं, तभी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। नॉर्मल इंसान तो बहुत कम ही होते हैं, जैसे मान के चलो सितारों में कोई एक जो पैसे भी नहीं है और इलेक्शन लड़ने की सोच लें, तो 100 करोड़ के मालिक हैं, 10-20 करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए। अगर वो जीत जाते हैं तो वो जनता के लिए काम करेंगे या जो उन्होंने 10-20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस पर ध्यान देंगे कि पहले मेरा वो रिकवर हो, ठीक है, पहले मैं अपना देखूं, और हो सकता है कि मैं अगला चुनाव ना लड़ूं या ना जीत पाऊं तो 10-20 साल का बैकअप बना लूं। तो जैसे आपने जनता से वादा किया कि हम उन जनप्रतिनिधियों के लिए इलेक्शन कैंपेन करवाते हैं जो आपके लिए काम करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि पहले खुद के लिए काम करते हैं, जनता के लिए तो बिल्कुल जब दोबारा इलेक्शन स्टार्ट होने वाला तब सोचते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, जो आपने कहा 50% वो सही है, लेकिन क्या है ना कि कोई अगर चुनाव में तो एक सीमित खर्च करने को रहता है, लेकिन ये कभी होता नहीं है। अब क्या है कि 2 टाइप से कैंडिडेट्स होते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है कि कैंडिडेट जो है, एक है कि जिनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, वो 20 करोड़ खर्च कर रहे हैं और 80 करोड़ रुपए उनके पास अभी भी पड़े हुए हैं, और उनका जो माइंड सेट है कि मुझे राजनीतिक में आके पावर में आना है, मतलब 20% ही लोग ऐसे हैं कि मुझे राजनीतिक में आके सेवा करना है। सेवा तो सभी करते हैं 100%, मतलब विजन में 20% का है। अब 30% है कि भाई राजनीतिक में आना है तो मुझे पावर चाहिए और फिर मैं सेवा भी करूंगा, और 30% ऐसा है कि भाई कि पावर में आऊंगा, पैसे भी कमाऊंगा और सेवा भी करूंगा। तो जो 30% में ऐसे होता है कि भाई पावर में आऊंगा, पैसे भी कमाऊंगा और सेवा भी करूंगा, तो वो 30% लोग ऐसा करते हैं कि भाई 50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो उस पैसे को पहले मैं रिकवरी करूंगा, उसके बाद फिर जनता के बीच काम करूंगा। और बहुत को ऐसे रहते हैं कि भाई कि जिनको पैसे की कमी ही नहीं है, 200 करोड़ 500 करोड़, वो तो 30-40 लाख जो चुनाव में आपका खर्च करने की लिमिट है उसमें खर्च करते हैं, बाकी बात वो 10 करोड़ भी खर्च कर देते हैं ना, तो फिर वो कभी रिकवरी की नहीं सोचते हैं। और जनता के बीच देखिए, जहां तक मुझे पता है 80% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है, एक टेंडर हुआ तो टेंडर में उनका कमीशन, बड़े बड़े जो उनके विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहे हैं उनमें कमीशन, वो पैसे लेते ही लेते हैं। और लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि नॉर्मल अपने वोटर्स से पैसे लेते हैं। मान लीजिए एक चापाकल किन्हीं से करवा दिए तो उसका 5,000 कमीशन, थाना में कुछ एक पैरवी कर दिए उनका एक कमीशन। तो ऐसे कैंडिडेट क्या है ना कि जो कम पैसे या पैसे रिकवरी के नियत से चुनाव में आते हैं, तो फिर वैसे कैंडिडेट आपके पास चुनाव में आएंगे। और वैसा मेरा मानना है कि वैसा कैंडिडेट अगर ना ही रहो, मतलब क्या है ना कि जनता
खून को चूसने वाले कैंडिडेट वैसे हो जाते हैं। तो हम लोग तो अवॉइड करते हैं, जिनका पहले हम लोग हिस्ट्री पता रहता है कि इस टाइप से रहते हैं, तो उनके साथ काम करना ही अवॉइड करते हैं हम लोग। क्या बात है। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं, राजनेता हैं, और आने वाले टाइम में इलेक्शन प्लान कर रहे हैं, तो आशीष भाई ने बताया कि ऐसा करना, खून चूसना गरीबों का गलत है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर कैंपेनिंग में आगे बड़े बड़े वादे करना कि हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, और लोगों को पता भी है जनता को आखिरी में होना क्या है। लेकिन जनता, आपको पता है, हमारे देश की बहुत भोली भाली है। आपने बोल दिया, चाहे आपकी फाउंड कंपनी है उन्होंने बोल दिया या नेता ने बोल दिया, तो जनता मान लेती है कि हाँ ये बोल रहे हैं तो शायद होगा, फिर होता नहीं है, वादे पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, हम पॉइंट से भटक रहे हैं, हम थोड़ा सा इस पॉइंट पर आते हैं कि आशीष भाई, जैसे कोई भी पार्टी नहीं बन रही है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर्ड हो गई, तो उस पार्टी का कोई एजेंडा है कि भाई हम देश में ये पार्टी लेकर आ रहे हैं और हम इस एजेंडे में काम करेंगे, इस प्रदेश में काम करेंगे, इस लोकसभा में या इस विधानसभा में काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो अपने एजेंडे से भटकने लगते हैं। आपने देखा है कि जो एजेंडा होता है वो कुछ और होता है और काम कुछ और करने लगते हैं। तो जो इलेक्शन अभी नहीं लड़ रहे हैं, जैसे आप 5 साल इलेक्शन नहीं है झारखंड में, ठीक है, लेकिन उनको भी काम करना, अपनी एक पहचान बनानी, तब उनको भी हेल्प आउट करते हो कि आप अपने एजेंडे पे रहो, स्लोली ग्रेजुअली इस तरीके से काम करते रहो। देखिए, अभी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में भी, लेकिन इन राज्यों में क्या है ना कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, या तो उम्मीदवार हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कुछ हैं जो कि जीत चुके हैं। ठीक है। अब क्या है कि विधानसभा में जो यहाँ पे सरकार है, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है कि भाई सरकार के पक्ष के भी लोग हैं, सरकार के विपक्ष के लोग हैं। तो हम लोग सबसे पहले हमारा पैमाना ऐसे तय करते हैं कि जो हमने विधानसभा में जनता के बीच वादा किया कि गवर्नेंस से हटके हो। गवर्नेंस का काम है कि भाई आप पॉलिसी बनाइएगा, लेकिन एक जनसेवक के नाते है कि हर जनता के बीच सेवा करना सिर्फ पॉलिसी से तो नहीं हो सकता है। सही बात है। तो उसके लिए एक जो जमीनी स्तर के काम हो, हर जनता से जुड़ा हुआ हो, जो बिना पॉलिसी का हो। मतलब अगर मुझे किसी बच्चे को, एक गरीब बच्चा है कोई प्राइवेट स्कूल में या फिर कोई सरकारी स्कूल में अच्छे जगह डालना है और उसके पास 500 रुपए नहीं है, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये सारा हम लोग का पोर्टफोलियो में रहता है। जितना भी वादा किया है वो सब वादों को कैसे हम लोग पूरा करवाएंगे, ये हम लोगों का काम रहेगा। ओके। अब क्या है कि नए नए चीजें जैसे आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए बहुत से अभी एग्जाम एक हुआ झारखंड में जैसे सीजीएल का, तो एग्जाम हुआ। अब एग्जाम में क्या है कि बहुत सारी त्रुटियां हैं एग्जाम में। अब एग्जाम में बोल रहे हैं कि भाई कि पेपर लीक हुआ है, तो हम लोगों का काम रहता है कि भाई कि हम जिस विधानसभा में काम किए वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब वो स्टूडेंट का कहना है कि भैया मेरा एग्जाम में नहीं हुआ, या फिर वो सोशल मीडिया में विधायक के मैसेज कर रहे हो या फिर मेल कर रहे हो, सारा एक्सेस हमारे पास रहता है, तो हम लोग देखते हैं। तो उसका फिर चार्ट बना के हम लोग कहते हैं अपने विधायक से कि भैया कि आप विधानसभा में जाके आप सीजीएल पे आवाज उठाओ, आप इनकी सीबीआई की जांच की इंक्वायरी करो। आप देखे होंगे कि अभी पहला सत्र चल रहा होगा झारखंड में, और उसमें से 2-3 विधायकों ने, हमारे विधायक थे, मतलब मैंने उनके लिए काम किया है। जैसे ही हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए और आया कि भाई कि नहीं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, मैंने बोला कि विधानसभा में आप मुद्दा को उठाइए। उन्हें पूरा मैंने डाटा दिया कि भाई, और उसके हिसाब से उन्होंने मुद्दा को उठाया वहाँ पे झारखंड में। तो हमारा काम बेसिकली ये है कि भाई चुनाव जीते हैं या फिर हारे हैं, जो हमारा उम्मीदवार है, ऐसा नहीं कि वन टाइम रहता है कि चुनाव में हम 30 दिन काम किए और फिर वहां से हम भाग गए, हमको मतलब नहीं। एक बार हम आपसे जुड़े, आपके लिए हम हमेशा आपका रणनीति को तय करते हैं ताकि आप भी आगे बढ़ें और उस क्षेत्र की भी थोड़ी भलाई हो। तो इस प्रकार से हमारा काम है। जो भी मुद्दा आता है हम लोगों का काम रहता है उसको फिल्टर आउट करना, रिसर्च करना, और उस मुद्दा को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। विधानसभा से किया जा सकता है, विधायक के द्वारा किया जा सकता है, विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा किया सकता है, या फिर क्या एक विधायक को कि मुखिया को फोन करना है। तो आप एक विधायक में वही कि 500 लोगों को एक दिन में काम करने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। तो 500 लोगों में जो काम करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम है, तो उस मैनेजमेंट टीम उसको सरल बना के और फिल्टर करके उन तक पहुंचा के जनता के लिए काम करवाती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इलेक्शन होने के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं, काफी उन लोगों का इंटरेस्ट रहता है उसमें कि कौन जीतेगा।
तो ये भी आप एकदम बिल्कुल सटीक बता पाते हैं, क्लैरिटी के भाई ये यहाँ से पार्टी ये जीत रही है या ये उम्मीदवार जीत रहा है, ये हार रहा है, बेशक चाहे वो आप उनका कैंपेनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसके पीछे आप किस तरीके से इसको मतलब समझ पाते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, हम लोगों का एज एग्जाम्पल मान लीजिए आप ही एक विधानसभा के कैंडिडेट हैं, सर तो एक मान के चलते हैं हम लोग कैंडिडेट हैं। अब क्या है ना कि आपके लिए हम 6 महीने पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारी क्या एक विधानसभा में मान लीजिए 10 लोगों की टीम आपके पास काम कर रही है, तो हर गांव, हर कस्बा, हर पंचायत लेवल तक पहुंच के अब 6 महीने पहले से सर्वे कर रही है कि भाई कि यहाँ पे एज एग्जाम्पल देखिए जाति पर बहुत चुनाव होता है। हाँ। तो क्या है ना कि एक बूथ है जहाँ पे एज एग्जाम्पल महतो जाति के 500 लोग हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि उस महतो जाति के लोग पिछली बार किसको वोट किए, महतो कैंडिडेट को वोट किए या फिर दूसरे कैंडिडेट को वोट किए, महतो वोट जाति के कितने वहां पे वोट आए, ये सारा कुछ पहले पिछला चुनाव का कैलकुलेशन, फिर 6 महीने से हमारे चुनाव तक का सर्वे, 2 चीज हो गया। चुनाव से 2 दिन पहले 1000, 1500, 2000, 5000 अलग अलग बूथों से सैंपल, चुनाव होने के बाद 2 दिन के बाद फिर अलग अलग बूथों से फिर 2000 लोगों का सैंपल। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा सैंपल के बाद 6 महीने से जो उस टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, लोकल रिपोर्टर्स से और लोकल पॉलिटिशियन से हम लोग एक डाटा इकट्ठा पूरा करते हैं। ओके। उस डाटा के बाद हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो हालांकि जहां हम लोग जिस कैंडिडेट के लिए काम कर रहे थे वहां तो 95% सटीक होता है, और थोड़ा जहां काम नहीं करते हैं ओनली फॉर कुछ सर्वे से और कुछ कॉल से माध्यम से और पॉलिटिशियन से और न्यूज एंकर्स वगैरह से जो हम लोग जानते हैं जी, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बट जहां हम काम करते हैं इलेक्शन से पहले वो आपको हम 100% रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई कि जिस चाहे हमारा कैंडिडेट हारे या जीते, हमारा काम रहता है भाई चुनाव जिस दिन खत्म हो गया 2 दिन के बाद हम आपको बता देंगे कि भैया आप जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। अच्छा, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है बिल्कुल, लेकिन लगभग सही होता है। तो आशीष सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो दिल्ली के चुनाव में कुछ इस बार नया होने वाला है? बिल्कुल नया तो होगा। जैसे अब क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल जी की जो रबड़ियां हैं वो थोड़ी सी खट्टी लगने लगी लोगों को। ऐसा है कि हमारे कुछ कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के थे उनकी टिकट को काट दिया। अच्छा। जबकि जहां तक मैं देखा हूँ, जहां तक मैंने उनके साथ काम किया है, भाई उन्होंने अच्छा काम किया है। अब क्या है कि आप कोई एजेंडा को सेट करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, अब किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए राजनीतिक में। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी आपको टिकट को काट दी गई है और दूसरे को वहां पे लाया, क्योंकि नया चेहरा रहेगा तो उम्मीद है कि ज्यादा वोट्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आकलन उनका या फिर जिनसे वो सलाह ले रहे हैं थोड़ा गलत सलाह दे रहे हैं, थोड़ा उनको ये विचार करना चाहिए कि भाई जो इन आपने 10 से 15 लोगों की टिकट काटी, क्या चुनाव में इनका क्या रोल रहेगा, क्या पार्टी के लिए काम करेंगे वो या फिर नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे फिर भी रिजल्ट क्या आएगा? क्या आपने 10 साल पहले जो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स अभी भी आम आदमी पार्टी के ये मतलब की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ उनका, फिर भी जो हम लोगों का आकलन है कि भाई कि आप 10 साल में क्लियरली आप पिछला चुनाव में बोले हैं कि भाई कि मुझे और 5 साल दे दो, यमुना साफ कर देंगे, मुझे 5 साल और दे दो, हर टूटी से आपको साफ जल मिलेगा, और भी कई वादे किए। तो फिर आप इसी चुनाव में आके बोलते हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाया क्योंकि हमको जेल भेज दिया गया था। तो अगर जेल भेजा है तो भाई किस आरोप में भेजा गया? सही बात है, जनता को उसमें भी आपको क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल। और जनता उन्हें इसलिए चुनी थी, जब हम लोगों की टीम जब बात करती है तो उनको इसलिए चुनी थी कि एक नया ऑप्शंस नहीं था, बीजेपी और कांग्रेस था बस। तीसरा ऑप्शन आया कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। क्या भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? तो फिर रोना रो रहे थे कि भाई कि एमसीडी की चुनाव है, वहां हम नहीं, इसलिए साफ सफाई अच्छी से नहीं हो पाती है। अब वो उसमें भी आ गए, फिर भी साफ सफाई का ही। तो थोड़ा जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, या फिर जो उन्होंने वादे किए थे या फिर जो उनके रणनीतिकार थे वादे थे उनसे बहुत बड़े बड़े करवा दिए, अब उनको पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। तो जनता का बीच थोड़ा तो रोष है, भले ही सरकार तो आएंगी ही उनकी, हम लोग ये जान रहे हैं,
लेकिन सीटें अभी मैं कह देता हूँ कि सीटें उनकी कम होने जा रही है, कम होने वाली है। ये आप लिख के ले लीजिए कि भाई की पॉडकास्ट में मैं आपका आया था, उनकी सीटें कम होगी तो कम होगी, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी, सरकार उन्हीं की बनने वाली है, ये फिक्स है। सीट कम होगी और 10 से अधिक सीट कम होगी, ये मैं लिख के भी दे सकता हूँ आपको। अच्छा आशीष सर, एक ट्रेंड चलने स्टार्ट हो चुका है, मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से, जो पहले नहीं था शायद। हम और आप अभी नई उम्र के हैं, मैं और उनके साथ भी बैठा हूँ जो इनकी मतलब इनका जीवन ही राजनीति में निकल गया। तो कहते थे भाई पहले जो राजनीति होती थी वो बड़े किसी राजनेता के नाम पर होती थी या धर्म के ऊपर होती थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीति ने मोड़ ले लिया फ्री बीस के नाम पर। कोई नया नेता आता है, वो कहता है मुझे सर वोट दो, मैं तुम्हें 2100 रुपये दूंगा, मैं तुम्हारे लिए पानी फ्री करूंगा, मैं तुम्हारे लिए बिजली फ्री कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बसेस फ्री कर दूंगा, मैं तुम्हें ये बांटूंगा। पहले सिर्फ राशन पे बात होती थी कि भाई कितना राशन मिलेगा, इतना दे रही है सरकार, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी यूपी में उतना फ्री बीस का नहीं आया, धीरे धीरे, लेकिन ये कुछ नई पार्टीज ना उसको अडॉप्ट करवा रही है, लोगों को आदत डाल रही है। और दिल्ली में फ्री बीस तो ये मान के चलो लोगों को, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए एक वरदान साबित हुआ, तो उन्होंने एक और नई फ्री बीस जोड़ी है। तो देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और आने वाले पे क्या ये ट्रेंड और भी स्टेट में फॉलो हो सकता है, क्योंकि आप तो अलग अलग राज्यों में काम कर चुके हैं। देखिए जहां भी आ रही है ना, गलत नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन ये अब एक नया प्रचलन शुरू हो गया। पहले भी ये प्रचलन था, लेकिन पहले जो था वो सही था। पहले क्या है, पेंशन के रूप में लोगों को पैसे मिल रहे थे, ठीक है। अब क्या है कि जो 60 साल से उम्र के अधिक हैं, वृद्ध हैं, गरीब परिवार से, उनको पैसे मिल रहे थे। अब सरकार चुनाव जीतने के नए नए अब हथकंडे अपना रही, जिसमें बोलती है कि भाई 18 साल से ऊपर सभी को, हम चाहे दिल्ली में आप बात कर लें, झारखंड में बात कर लें, या फिर एमपी में बात कर लें, हरियाणा में बात कर लें, तो सब जगह ये अब जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट से किसी भी महिला के अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। अब उसका पैमाना क्या है कि हम आपको सम्मान के रूप में पैसे दे रहे हैं भाई। तो सरकार का ये सही है कि हम आपको स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल फ्री देंगे, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और हर स्टेट के सरकारों के काम करना चाहिए। बिल्कुल हम शिक्षा के एकदम बिल्कुल फ्री कर देंगे, और प्राइवेट स्कूल से स्टैंडर्ड शिक्षा हम आपको देंगे, फ्री करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को पूरा फ्री करना चाहिए। तो जो सेवाएं आपकी जनता आपसे ले रही है उसको आप फ्री कर दीजिए, लेकिन डायरेक्ट खाते में पैसे आप जो दे रही है, आप आज देख लीजिए क्या हुआ कि चुनाव से पहले झारखंड में 4 महीने पहले मैया सम्मान योजना लाया गया, 1000 रुपए दिए गए। अब जैसे ही सरकार वो हो गया, पिछला बजट था पास कर दिए जी, चलो गया। अब नई सरकार में आपने कहा कि 2500 रुपया हम देंगे लोगों को। तो अगर आप 2500 रुपये दीजिएगा तो क्या हुआ कि बहुत से मिनिस्ट्री होता है, थोड़ा भी इसमें जाइएगा, समझिएगा हर मिनिस्ट्री है, हर मिनिस्ट्री को अलग एक बजट अलाउट हुआ है, तो आप बजट को सरेंडर कर दे रहे हैं, क्योंकि मैया सम्मान योजना में खाते में पैसे जाए। अब क्या होगा, मैं ज्यादा साथ का जानकार तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी इतना समझ रखता हूं कि भाई अब ये होगा कि आप मान लीजिए एक मंत्री के पास अगर 50,000 करोड़ रुपए है, उसको बनाना था 50 कॉलेज, 1000 करोड़ के 50 कॉलेज बनाना था। अब क्या है कि मैया सम्मान योजना के लिए आप उससे 10,000 करोड़ रुपए ले लिए, 40,000 करोड़। तो क्या आप संभव है कि जो 50,000 करोड़ में 50 कॉलेज बनने वाले थे, तो 40,000 करोड़ में भी 40 कॉलेज बनेंगे, 50 कॉलेज बनेंगे? संभव नहीं है। तो मिला जुला के जनता तो समझ रही है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, नुकसान कहाँ हो रहा है, जनता को हो रहा है। और बजट क्या है कि ये आपका अधिक हुआ नहीं, अब रिसोर्सेस नहीं ला रहे हैं कि और पैसे कहाँ से आएंगे हमारे रास्तों में, तो जीडीपी में भी इसका भी जो हो ना असर दिखेगा, और सरकार थोड़ा सा डगमगाएगी इसके लिए। बहुत सारे विकास कार्य अभी ठप पड़े हैं, अभी तो ये स्टार्ट हुआ, अभी प्रचलन स्टार्ट हुआ। जब 2 साल 5 साल में देखिएगा ना, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारा काम जो है, विकास काम, जैसे मोदी जी का सपना है कि भाई कि 2037 तक हमको विकसित भारत है, तो अगर ये चलेगा तो कतई पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम विकास कार्य कर ही नहीं पा रहे होंगे। आज विधायक को बोलिएगा कि भाई कि यहाँ पे सर ये काम है, एक बड़ा सा पुल बनवा दीजिए, सरकार बोलेगी मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ से रह गए डायरेक्ट अकाउंट में जब भेज दे रहे हैं तो ये सब दिक्कतें हैं। और सुविधाएं जो आप बोले ना कि सब पानी की सुविधा फ्री दे दो भाई, सही है, बिजली की दे दो, शिक्षा की दे दो, स्वास्थ्य की दे दो, जो डायरेक्ट क्या है ना कि कस्टमर कहीं से
सेवा ले रहा है वो फ्री देनी चाहिए। बाकी बात कभी किसी के अकाउंट में पैसे नहीं देने चाहिए। और देते भी तो आप दीजिए ना भाई, कि कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ क्या है कि अच्छे पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे दीजिए उसका, जिसका परसेंटेज आ रहा है 90+ उसको दीजिए, ताकि आगे जाके वो देश में अपना कुछ योगदान दे सके। अब यहाँ 2500 रुपये में एक हमारे विधायक है जयराम महतो जी, तो जयराम महतो जी ने कहा कि भाई कि 2500 रुपये आप दे रहे हैं तो ये क्यों दे रहे हैं आप? महिला लोग इसके लिए क्या है कि गुपचुप खा लेगी, मेकअप की सामान ले लेगी। तो कहीं हर महिला तो ऐसा नहीं होता है, और बहुत तो यहाँ इसमें विवाद भी चल रहा है झारखंड में कि महिलाओं के लिए अपशब्द बोले हैं। क्या हमारे महिलाओं को इतना अक्ल नहीं है कि भाई वो 2500 क्यों यूज करना है? लेकिन आप भी जानते हैं कि किसी के पास 2500 रुपये आ गए और वो जब जिस चीज का जरूरत पड़ेगा वो खर्च हो जाएगा। लेकिन आप जब उसको एक मान लीजिए 2500 रुपये दे रहे हैं तो उसको किताब खरीदने के लिए दे रहे हैं, ट्यूशन फी के लिए दे रहे हैं, ठीक है, एडमिशन फी के लिए दे रहे हैं, तो सही है। तो ये सब चीजें जो जयराम महतो उठा रहे हैं वो भी कई हद तक सही है, लेकिन थोड़ा उनका एग्रेशन क्या है ना कि वो गलत है और बोलने का तरीका थोड़ा गलत है। बाकी बात जो थिंकिंग कैपेसिटी उनका हमें लगता है बहुत अच्छा है। दिल्ली में वैसे बात होती है शिक्षा को लेकर, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया जो उनके शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो वही कहते हैं कि हमने शिक्षा को दिल्ली में एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। पहले स्कूल अच्छे नहीं थे, हमने उनको अच्छा कर दिया, बच्चे पढ़ने लगे, पहले रिजल्ट अच्छे नहीं थे, हमने रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट करा, ठीक है। लेकिन क्या आप एक एज ए पॉलिटिशियन शिक्षा ज्यादा जरूरी है या रोजगार ज्यादा जरूरी है आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले शिक्षा के बिना रोजगार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। अब रोजगार में सिर्फ आप पकौड़े बेचने के रोजगार को नहीं मान सकते। अब क्या है कि हम लोग पॉडकास्ट में बैठे हैं, इस पोस्टकार्ड के पीछे एक लाइट मैन है, 2 कैमरामैन है, ठीक है, 2 वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा जो सेटअप है 10 लोग इसके पीछे काम करेंगे। बिल्कुल। तो यह एक रोजगार का सृजन। आप क्या आपको हम बोलेंगे भैया कोई शिक्षित नहीं है, आप ये 10 लोगों को हायर कर लीजिए, आप करोगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा, और जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार का अवसर वो खुद ढूंढ लेंगे। अच्छा, आज हम भी अगर 50 लोगों को हायर करते हैं भाई कि भेजना है, तो हम तो उसी को करेंगे ना जिसको पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज है, वो लोगों को अच्छा से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो शिक्षा पहले आएगा फिर रोजगार आएगा, और सबसे पहले शिक्षा पर ही जोर देना चाहिए सरकार को। तो ये उनका एक यूएसपी भी रहा है इसी वजह से चुनाव जीतने का। बहुत अच्छा ये काम है उनका, और पूरा देश में क्या, तो दुनिया में सराहा जा रहा है। अच्छा, आपको अभी हमें पता चला कि एक अवार्ड से नवाजा गया है, नेशनल आइकॉन अवार्ड ऑफ पॉलिटिशियन स्ट्रेटेजिस्ट दिया गया है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। तो उसके बारे में बताइए, उसके पीछे की क्या रोचक कहानी है? देखिए, यही है कि अभी हाल फिलहाल के चुनाव में हमारी टीम की अच्छी प्रदर्शन रही है। फ्रीडम फाइटर ने जहाँ जहाँ काम किया है तो अच्छा रहा है कि भाई कि राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, अब मुंबई में तो हम लोग डिजिटल सेवाएं दे रहे थे, इसलिए मुंबई का नाम नहीं लेंगे, बट हरियाणा, राजस्थान, एमपी और हाल में एकदम झारखंड में जो चुनाव हुए, तो क्या है ना कि 32 में से 28 चुनाव मान लीजिए विधायक जीत रहे हैं। अगर 32 की विधानसभा रहती तो सरकार आज रहती इसमें, लेकिन अगर 32 में 28 जीते हैं, और सो भी मतलब ऐसे ऐसे कैंडिडेट हमारे जीते हैं या फिर हारे भी हैं, तो ऐसे हारे हैं ना। एक कैंडिडेट नागेंद्र महतो नाम है उनका, ठीक है, माले के गढ़ से वो 35,000 वोटों से जीते हैं। अच्छा, उनका रणनीति हम लोगों ने तैयार किया था। और जहाँ माले का गढ़ आप लोग कभी सर्च कीजिएगा गूगल पे, कॉमरेड महेंद्र सिंह के पुत्र थे, और 35 साल से उनका राज चला जा रहा है। उस वहाँ गाँव का ही हर मतलब विधानसभा के हर गांव में लाल सलाम का कहा जाता है। और वहां से चुनाव जीतना तो मुमकिन होता है कि भाई चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन से जीतना बड़ा कठिन है। दूसरा बताएंगे कि भले ही चुनाव हार गई, एक हमारे कैंडिडेट जिनके लिए हम लोग काम कर रहे थे, बीजेपी की कैंडिडेट थी मुनिया देवी। मुनिया देवी कैंडिडेट थी, तो वो सीएम की वाइफ के अगेंस्ट थी। अच्छा, सीएम की वाइफ जो कि चुनाव में ना के बराबर आ रही थी। जैसे ही हम लोगों ने सबसे पहला यही तय किया कि भाई कि हमारा जो कैंडिडेट है वो घर घर तक जाएगा, विधानसभा में पॉसिबल है नहीं, घर घर तक जाएगा। तो ये जैसे हम लोग का शुरुआत हुआ और एक माहौल पूरा बन गया, पूरा चुनाव में माहौल भी बन गया था कि नहीं कि जीत रही है। हम लोगों को भी आकलन था कि जीती जाएगी, बट जिस दिन पोलिंग हुआ तो पोलिंग में कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, ठीक है,
तो और थोड़ा प्रशासन की भी लापरवाही रही, जिस कारण मैं भी अंतर, अब जीतने के बाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट जो अंतर है पिछला से बहुत कम अंतर हो गया, या फिर जितना में 6 महीने पहले उपचुनाव हुआ था जितना वोट लाई थी वो, उससे ज्यादा वोट इस कैंडिडेट का आ गया था। इन कहीं अधिक पॉलिंग हो जाने के कारण वो जीत हासिल नहीं कर पाई। तो उस कैंडिडेट के खिलाफ जब हम लोग लड़े ना, मतलब चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तब ये पता चला कि भाई कि करोड़ों रुपए, मतलब जहां आप सोच रहे थे कि एक महिला को जो साक्षर भी नहीं है वहां आप टिकट दे दिया है, और आप आने की नहीं सोच रहे थे, हम ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे वो सोच रहे थे, उनकी पसीना छूट गई थी। सही मायने में कहा जाए तो उनकी पसीना छूट गई थी। करोड़ों रुपए उस विधानसभा में बहाए गए, पूरा अपना तंत्र मंत्र जो है सारा वहां लगा दिया गया, सारा प्रशासन, सब प्रशासन पूरा। तो फिर भी हारने के बाद भी उसको हम लोग जीत ही मानते हैं, क्योंकि बहुत, मान लीजिए एक मुख्यमंत्री का पूरा घराना लगा हुआ उस विधानसभा में, और उसमें इतना कम मार्जिन से आप, और शो भी मतलब मिसमैनेजमेंट के चलते या फिर उसको क्या बोलते हैं करप्शन के चलते ही आप हार गए। सही मायने में तो जीत ही गई। तो इलेक्शन फाइटर जो आपकी कंपनी है वो आने वाले समय में और किन राज्यों में एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं, और आगे के आपके क्या प्लान है उसमें? देखिए अभी तो हम लोगों का प्लान है कि भाई कि जितना मैं है उतना ही सीमित रहे, लेकिन अभी इसमें है कि अब हम लोगों का एक मोटिव है कि जहां भी हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं तो इतना चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो उससे मतलब नहीं है। हमारा जो कैंपेन करेंगे उसमें से आधी, जितना में मान लीजिए 500 सीट है एक राज्य में, तो 250 हमारे काम किए हुए कैंडिडेट उस विधानसभा में बैठने चाहिए। ये हमारा प्लानिंग है आने वाले 5 साल 7 साल में। अगर इसको अचीव कर लेते हैं तो अभी जो हमारी बात हो रही थी भाई की पॉलिसी मेकिंग में, थोड़ा जब हम लोग उस जगह पे इन कर पाएंगे तब फिर हम लोग, अभी तो क्या है कि अपना एक समझ लीजिए तो कॉर्पोरेट ऑफिस एक चल रहा है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भलाई थोड़ा बहुत हो पा रहा है। लेकिन जब आपके पास एक मेजोरिटी रहेगा और अधिक संख्या बल रहेगी तो फिर आगे हम लोग कुछ काम भी कर सकते हैं, देश का भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। जरूरी तो देश ही है। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था विधानसभा देश रहना चाहिए। तो आपका भी काफी बड़ा योगदान रहता है एक इलेक्शन में, क्योंकि किस उम्मीदवार को जिताना है, कौन उम्मीदवार जीतेगा, किसके लिए हमें ज्यादा फोकस करना है, किसके लिए कम फोकस करना है, वो भी एक आप निर्णय बनाते हो कि यार ये उम्मीदवार तो जीत ही जाएंगे, इन पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़े वीक पड़ रहे हैं। कभी ऐसा आपके साथ समीकरण बने? हम लोग जब भी चुनाव किसी के लड़ते हैं तो हम लोग पहला हम लोग का ही सेट रहता है, जब हम लोग का पोर्टफोलियो बनता है कि चुनाव हम लोग यहाँ पे हारे हुए। हर चुनाव को हम लोग देखते हैं कि भाई चुनाव कैंडिडेट कुछ भी, चुनाव हम लोग यहाँ पे हार चुके हैं और 20,000 वोट हम लोग पीछे चले जाते हैं। उसके बाद तैयारी हम लोग करते हैं। आप अगर जीते हुए भी कैंडिडेट हैं, आप लड़ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, फिर भी 20,000 वोट पीछे चले गए, और 20,000 वोट से पीछे जाके फिर हम लोग तैयारी करते हैं कि भाई आप 20,000 वोट पीछे हैं तो इसको हम लोग जीत कैसे सकते हैं। मतलब चाहे मतलब बहुत बड़ा कैंडिडेट हो, जीता हुआ है, जान रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसको हारा हुआ नहीं मानते हैं और हारने के बाद उसमें कैसे हम लोग जीतेंगे वो हम लोग सोचते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं। मतलब कोई कैंडिडेट हमारे लिए जीता हुआ नहीं रहता है। क्या बात। ये जो लाइन है ये मोटिवेटिंग लाइन है कि आप कभी भी कोई काम शुरू करो तो अपने आप को पहले हारा हुआ मानो और बहुत पीछे मानो। बिल्कुल ठीक है। अब जो आपके साथ चल रहे हैं या आपके बराबर हैं, आपसे आगे, उनको हराना कैसे, अब ये प्लानिंग करनी है। सेम वही प्लानिंग में हम लोग चलते हैं। क्या बात है आशीष भाई। ये हर बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, सिर्फ इलेक्शन में नहीं, आप ये हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आशीष भाई की बात से मैं मोटिवेट हुआ, हो सकता है 1 और 2 पॉडकास्ट में मैं इस लाइन को यूज करूं कि आपको सफल होना है तो पहले हारा हुआ मानो और उस हिसाब से प्लानिंग करो, फिर सफल होकर दिखाओ। तो आशीष सर, अपने झारखंड से एक नेता है जिनका नाम है जयराम महतो, जो कि टाइगर जयराम के नाम से भी जाने जाते हैं, काफी वायरल हैं। तो उनके पीछे की रणनीतियां क्या, ऐसा क्या करा उन्होंने जो इतने ज्यादा वायरल हो चुके हैं इस वक्त? देखिए, जयराम महतो का उदय जो हुआ था वो एक सरकार की भाषा को लेकर कुछ था, तो भाषा आंदोलन में उन लोग उपजे और उसके बाद फिर खतियान, जो कि झारखंड का अभी तक तय नहीं हो पाया कि भाई कि झारखंडी असल में है कौन, तो उसके लिए इनका उदय हो गया। और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, और एक कम्युनिटी झारखंड की, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, और उसी की वजह से ये झारखंड में अभी बहुत 12 लाख लगभग वोट लाए हैं और
एक विधानसभा से जीत कर वो विधायक भी बन चुके हैं अभी। अच्छे वक्ता हैं और ऐसे वक्ताओं को विधानसभा तक पहुंचना चाहिए था और पहुंचे हैं। भविष्य में अगर ऐसे ही वो मुखर होकर आवाज उठाते रहेंगे तो झारखंड का कुछ ना कुछ भला होगा। अच्छा आशीष सर, एक आपके यहाँ योजना अभी आई थी, मैया समान योजना, जिसमें 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जा रहे थे। तो जयराम महतो का उसमें एक बाइट आया था कि अगर ये पैसे महिलाओं तक पहुंचे तो वो यूज किस में करेंगे, या तो लिपस्टिक पाउडर लगाएंगे या चाट पकौड़ी खाएंगे। तो उसमें आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा है कि जयराम महतो ऐसे इंसान है कि बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहते हैं, जो कि सोशली पॉलिटिकली या फिर जब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप वही लोकतंत्र को आप इज्जत नहीं दे रहे हैं तो गलत है। क्योंकि उनका एक मैं विधानसभा में भाषण भी देख रहा था, उंगली दिखा दिखा के वो सदन से बात कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये कहा था कि भाई कुछ का खाएंगे, ये खाएंगे। एकदम कहना उनका सही है कि सरकार को इस रूप से किसी को मतलब डायरेक्टली किसी के खाते में पैसे नहीं देने चाहिए। वो कहें सही, बल्कि उनका वक्तव्य गलत है और हम तो उन पे सजेशन देना चाहेंगे कि भैया कि आप थोड़ा एग्रेशन को थोड़ा कम कर लीजिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी, अच्छा कर रहे हैं, आगे भी और अच्छा कीजिए, लेकिन इस एग्रेशन के साथ रहिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ये मैं कहना चाहूँगा। देश का भला होना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव हाथों में देश जाना भी नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल। क्योंकि अग्रेशन, गुस्सा क्या आपको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है। कई बार गुस्से में आदमी के कोई बात दिल पर ले जाता है, ईगो पे ले जाता है, तो फिर वो कुछ समझ नहीं पाता कि आगे क्या डिसीजन लेने हैं। और इसी एग्रेशन के कारण क्या है ना कि उनके पार्टी के अच्छे नेता, अच्छे वक्ता, एक तो विधानसभा में उन्होंने कैंडिडेट भी उतार दिया था और उस कैंडिडेट फिर जाके उसी पार्टी में शामिल हो गया, जेएमएम में जाके शामिल हो गया। और दूसरे भी बहुत सारे वक्ता थे, अच्छे नेता थे जो कि इनको छोड़ चुके हैं, बस यही एग्रेशन के कारण। और ये आई थिंक कि वन मैन आर्मी बनना चाहते हैं कि भाई कि मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, मैं ही सारा कुछ करूंगा। तो ऐसे करने से लंबी रेस में आप नहीं चल पाओगे, लंबी पारी नहीं खेल सकते। और आप अच्छे कर रहे हो, अच्छे वक्ता हो, अच्छे आपका विजन है, तो फिर नॉर्मल रहिए, अपने कामों से आप एग्रेशन दिखाइए। बातों में ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो थोड़ा गलत है। अच्छा, आपके फेवरेट राजनेता कौन है जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो? फेवरेट राजनेता तो राजनेता नहीं कहेंगे, लेकिन लीडरशिप में एक जब हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा प्रतीत होता है, उनसे मोटिवेशनल मिलता है कि भाई कि कोई भी अगर आप किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हो तो कोई भी चीज आपके सामने बड़ा नहीं है। अकेले ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ने वाली चीजें, और आजकल के नेता तो एक विधायक सांसद से डर जाते हैं। मतलब वो कोई मंत्री क्यों नहीं हो, अपने सीट को बचाने के लिए मुख्यमंत्री भी एकदम पापड़ बेलते हैं। सही बात है। तो आजकल के लिए राजनेताओं से अधिक प्रेरणा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम अपने झारखंड में भी बहुत सारे आंदोलनकारी रहे हैं, ठीक है, निर्मल महतो जैसे आंदोलनकारी, जयराम महतो हमेशा उनके नाम लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो उस टाइप से उनको जब पढ़ते हैं तो प्रेरणा मिलता है और उनसे कुछ और करने का। और अभी जो करंट में जो पॉलिटिक्स में आपके कोई फेवरेट राजनेता हो? फेवरेट तो नहीं, बट ऐसा है कि थोड़ा चिराग पासवान जो है, उनका थोड़ा स्टाइल अच्छा लगता है, उनका मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट और जो विजन भी है, भले ही विजन नहीं चला, लेकिन मैंने उसे बहुत करीब से देखा था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभी भी विजन है। तो शायद उनके जैसा नेता को मेरी दिली इच्छा है कि भाई एक बार आप बिहार में आना चाहिए और एक बार सरकार को चलाना चाहिए, तो कुछ बिहार में बदलाव हो जाएगा। अभी तो हम लोग बिहार चुनाव में पूरा कैंपेन करेंगे, भले ही उनके अपोजिशन में करना होगा, फिर भी दिली इच्छा है कि भाई एक बार आएंगे, जब विधानसभा के पटल में एक मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे तो बहुत संभावनाएं हैं विकास होने की। देखिए, सभी लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के बारे में कि राहुल गांधी जी की छवि दो तरीके से है। कुछ लोग उनको आने वाला प्रधानमंत्री देखते हैं, जैसे अभी आम आदमी पार्टी में एक जुड़े हैं, पहले अध्यापक थे, अब तो नेता बन चुके हैं, अवध ओझा जी। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। मोदी जी के बारे में जो मैं अनुभव करता हूँ और मुझे सीखने को मिलता है कि इंसान एक तिनका से भी बहुत विकराल रूप में आ सकता है।
बस मेहनत और संघर्ष करना चाहिए। मोदी जी को तो वैसे ही सैल्यूट है भाई कि इस उम्र में इतने घंटे जो काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या नहीं हो, आदमी को हर पॉलिटिकल जैसा थिंकिंग रहता है तो उस हिसाब से अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और मोदी जी तो ऑपोजिशन को भी अच्छे लगते हैं, तो हम लोगों को भी अच्छे लगने का स्वाभाविक, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है जी। और फिर दूसरा, राहुल गांधी से हमको मतलब यह सीखने को मिल रहा है कि भाई कि मतलब इतने बड़े घराने से होके पॉलिटिकल पावर इतना देखा हुआ इंसान, इतना ज्यादा हार के बावजूद भी मतलब पीछे नहीं हटा और भी मजबूती से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब सीखने का चीज है। आज हम लोगों के मतलब कुछ भी मान लीजिए, किसी को अगर 10 लाख का हम लोगों को नुकसान हो गया, यार क्या हो गया, 10 दिन लोग डिप्रेशन में रहता है। जिन्होंने पूरा देश को मतलब गवा दिया हो, एक बार लड़ रहे हैं नहीं हुआ, दूसरा बार लड़ रहे हैं नहीं हुआ, तीसरा बार लड़ रहे हैं नहीं हुआ, मतलब फिर भी मतलब चेहरे पे एक शिकन नहीं आई अभी तक। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब भारतीय वाला थोड़ा कल्चर थोड़ा ज्यादा अपनाएंगे, उस वेशभूषा में, उसकी बोल चाल में उनको अच्छे से समझेंगे तो अच्छा है। पढ़े लिखे नेता है, फ्यूचर अच्छा है। कुछ लोगों का कहना ही है कि उनका भारत को लेके लगाव थोड़ा कम है, इसीलिए भारतीय लोग उनको पसंद कम करते हैं। उनको बाहरी कहा जाता है कि वो तो इटली से ज्यादा प्रेम है उनका, अब जब भी देखो बाहर निकल जाते हैं घूमने। और वेशभूषा को भी आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट और पैंट में ज्यादा दिखाई देते हैं लोगों को, तो लोग उतना जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि कई बार वो जो स्पीच है वो भी इंग्लिश में देने लगते हैं, हिंदी को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं कई जगह पर। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही है या गलत है? हम लोगों को कोई नेता को मेरे ख्याल से मतलब कौन क्या करता है पर्सनल लाइफ में ना जाकर उनका हमारे प्रति विजन को देखना चाहिए और चीजों को किस प्रकार वो समझते हैं। तो मोदी जी से बेटर नहीं, फिर भी देश के एक अच्छे नेता हैं और स्वाभाविक रूप से जो उनका बोलने का तरीका है, मैं जहाँ तक देखता हूँ जब इंग्लिश में वो स्पीच देते हैं तो बहुत अच्छा है, बट हिंदी में हो सकता है कि उनकी प्राविधिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं रही कि हिंदी लैंग्वेज में उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहा हो, तो मैं भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन जब भी आप सुनिएगा इंग्लिश में उनका स्पीच तो बहुत अच्छा वक्ता भी है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाई कि क्या लालू आलू आलू से सोना, ऐसे ही कुछ बहुत कुछ निकल जाता है, बट मतलब है कोई भी चीजों को तार्किक तरीके से इंग्लिश में अगर वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर आप लोकसभा में ही देख लीजिए, जब इंग्लिश से वो भाषण दे रहे हो तो मोदी जी भी नहीं दे पाते तार्किक बातों में। तो मोदी जी तो भाषण देंगे तो सभी तो फैन है बट अच्छे हैं। हमको तो लगता है कि एक ना एक दिन वो सरकार में आ सकता है। क्या बात। तो मैं सर हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस पॉडकास्ट को हम लोग एंड की तरफ हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बिल्कुल आखिरी, वो ये है कि एक सफल राजनेता कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? क्योंकि आप इतने सारे नेताओं से मिल चुके हैं, इतने कैंपेन कर चुके हैं, तो एक सफल नेता जो आप मानते हो कि भाई ये ऐसा होना चाहिए अब मेरी नजर में, अगर ऐसा है तो सफल है। वैसे सफल की कोई परिभाषा नहीं है कि क्या सफल है, लेकिन फिर भी हम इस पे सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए, पहला तो नेता कैसा होना चाहिए तो सबको तो कहेगा भाई मोदी जी जैसा, जिसको ही छू दे वो हीरा बन जाए। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, कार्यकर्ता भी तो कार्यकर्ता भी सर्वश्रेष्ठ वाला। बाकी बस सफल का तो कोई डेफिनेशन हो नहीं सकता है कि उनकी सीढ़ियां तो बढ़ती जाती है धीरे धीरे। फिर भी पॉलिटिक्स में है, आप जीते हैं हारे, कितना वोट आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं। आप हर मुद्दों को जनता के लिए कैसे उसके सही जगह पर किस प्रकार से उठाते हैं। भले ही आप विधानसभा में नहीं है, आप सदन में नहीं उठा रहे हैं, तो आप किसी का अगर कोई समस्या है तो आप सड़क पर उठाइए, आंदोलन कीजिए, वो भी तो नेता है। और सफल हो ये है कि जनता को उसका हक और अधिकार दिला पाए। जो जरूरी नहीं है कि वो देश के स्तर पर दिलाए या फिर मेरे गांव के स्तर पर दिलाए। अगर गांव का एक नेता है, उसको पंचायत भी नहीं जानता और अपने पंचायत कार्यालय में जाके वो उसका छोटा से छोटा कार्य करवा दे रहा है, तो सफल नेता है। उस हर जगह का अलग अलग अपना पोर्टफोलियो, अलग अलग स्थान है, तो जो भी अपने लोगों का हक और अधिकार दिला पा रहे हैं वो सफल नेता है। क्या बात। आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली जो बातें हैं ये मेरे दिल को छू गई, सच बता रहा हूँ। चाहे वो आपने राहुल गांधी जी के लिए विचार रखे हो अपने, या फिर आपने बात बताई हो कि बार बार चुनाव हार के भी फिर भी लड़ रहे हैं, या वो हो, या वो आपकी जो रणनीति है कि भाई हम जब भी कैंपेन स्टार्ट करते हैं पहले अपने आप को हारा हुआ घोषित कर देते हैं कि हम भाई 20,000 वोट से हार रहे हैं, अब हम यहाँ से कैसे जीतेंगे,
ये प्लानिंग करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन सर और तो आशीष सर, अभी चर्चा में ये है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद जो हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं वो हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी बन सकते हैं। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? क्या योगी जी की छवि आपकी नज़र में भी वैसी ही है जैसा हम लोग यहाँ यूपी में सोच रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है ना कि योगी जी की छवि मतलब यूपी और दिल्ली से अगर बाहर जाइएगा तो मतलब एक कट्टर हिंदू नेता का जो छवि होता है वो है। साथ में आपका क्या है कि विकास के लिए ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं करते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग भी मतलब सुन रहे थे और हम लोग के जो बड़े बड़े सोर्स है पॉलिटिशियंस के, तो उनका भी कहना था कि कुंभ का जब मेला होगा आयोजित तो उसी टाइम योगी जी मतलब यहाँ पार्टी द्वारा घोषणा किया जाएगा कि नहीं योगी जी नेक्स्ट फेस होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाए अगर बीजेपी तो सफल नहीं हो पाएगी। उससे अच्छा क्या है कि अब विकास, अब लोग जो नया जनरेशन आ रहा है वो तो एजुकेट हो रहे हैं, नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं, तो लगभग 99% वोटर्स हैं कि भाई के एजुकेट है। अब तो अनपढ़ वाले लोग हैं नहीं। तो अब क्या है कि जैसे हम लोग देख पा रहे हैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड वगैरह का, तो नितिन गडकरी जी हैं, उससे सीनियर आपका राजनाथ सिंह जी हैं। तो पॉसिबिलिटी अगर विकास के नाम पर पड़े जो राहुल गांधी को कम्पीट कर सके तो फिर आप नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह को लाइए तो बेटर है। योगी जी को क्या है ना कि हिंदू वोटर्स आपको वोट करेंगे, जो भी कट्टर रहेंगे वो अधिक एजुकेट हैं, जो धर्म के नाम पर वोट नहीं करते, योगी जी को नहीं वोट करेंगे जैसे मोदी जी को वोट कर रहे हैं। मोदी जी भी तो विकास के रूप में ही आए थे ना। गुजरात मॉडल को लेके बहुत ज्यादा हाइप बनी थी कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है, गुजरात में बहुत विकास हुआ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, देश का विकास होगा, जो कि हुआ भी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने सही बात बोली कि कट्टर हिंदू वोट तो उनको दे देंगे लेकिन विकास के नाम पर उनको वोट नहीं मिलेगा और नया यूथ शायद उनको वोट ना करे। बाकी दिल से मैं भी यही चाहता हूँ कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, सभी चाहते हैं। चाहे विकास, देखो विकास भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। ठीक है, और जिस धर्म से हम हैं वो भी जरूरी है। और पूरे विश्व में एक ऐसा देश तो हो जो खुल के कह सके कि हाँ भाई हम हिंदूवादी देश हैं। वरना मुस्लिम देश तो देखो बहुत सारे हैं, 50-52 के आसपास शायद काउंटिंग है, जो खुलकर ये बोलते हैं हम मुस्लिम समुदाय देश है। देखिए अब क्या है ना कि ये 10 साल पहले या 5 साल पहले जब मोदी जी गवर्नमेंट में थे तो पॉसिबिलिटीज था। अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 50 साल में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, जीते जी की हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। अब मेजोरिटी वैसा कभी आ ही नहीं पाएगा फिर। और जब तक नहीं आ गई तो संविधान को बदलना होगा तो ही आप कर सकते हैं पॉसिबिलिटी। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी है कि जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित है तो देश में एक नया भी और नाम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष भाई, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके विचारों को सुनकर, और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसने मेरे दिल को वाकई में छू लिया भाई। बाकी अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं और भी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टू द इलेक्शन और योर बिजनेस, योर सर्विसेज, तो आप आशीष सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर की कंपनी झारखंड बेस्ड है, इलेक्शन फाइटर के नाम से सर की कंपनी रजिस्टर्ड है। सर पिछले 7 से 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द इलेक्शन, रिगार्डिंग टू द सर्विसेज, तो आप सर को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आशीष भाई का नंबर आ रहा होगा, आप आशीष सर को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नाम, नंबर डिटेल, कंपनी डिटेल विद एड्रेस आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारे सपोर्ट के लिए, आशीष भाई के सपोर्ट के लिए, और ये वीडियो सब तक पहुंच पाए इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्रिप्शन के, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशीष भाई फिर मिलते हैं कभी अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच आने के लिए।